नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से कमोडिटी कॉर्नर। मैं हूं मनीषा गुप्ता और टॉप हेडलाइंस में हमारी आज यहां पर सोना है, क्योंकि ना सिर्फ ये यू टर्न हुआ है लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि सोने पर कोई टैरिफ नहीं है और उसका सीधा असर हमने प्राइसेस पे आता हुआ देखा है, जहां पर कुछ और गिरावट आते हुए नजर आई है। ओवरनाइट अगर आप यहां पर देखें तो 1.5% की गिरावट के साथ यहां पर सोने में कारोबार है। यहां से क्या होने चाहिए, क्यूज बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोयाबीन की, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ग्लट जैसी सिचुएशन है, भावों में लगातार गिरावट है। यहाँ पर आगे इंडियन मार्केट्स में किस तरह का मैथमेटिक्स है, इस पर भी होगी चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकरे, मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने एंड सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DN पाठक। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं, जहाँ पर गिरावट के साथ कारोबार फिलहाल है। सिर्फ सोने में नहीं, चांदी में भी करीबन 2% की गिरावट और 38 के नीचे के कारोबार यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। किशोर, ऑन चार्ट्स अब गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही कैसे लगते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम फेस्टिवल सीजन में आ चुके हैं और अब लोग खरीदारी करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक आज का जो है थोड़ा रिलीफ जो देख रहे हैं, बट आई थिंक सी जो ट्रम्प का क्लैरिटी के बाद थोड़ा बहुत सेलिंग आना चाहिए था, वो भी बहुत ही हल्का सा सेलिंग हमको देखने के लिए मिला है। सी टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी कंटिन्यूसली गोल्ड को एक हायर स्टैंड पे रखने वाला है, बिकॉज ये जियो इकोनॉमिक crisis जो है rather than geopolitical, actually that is going to be the underlying underpinning factor हो सकता है। एंड किसी भी कारण के वजह से, मतलब इधर इट कुड बी मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट और इट कुड बी रशिया यूक्रेन, आई थिंक कहीं ना कहीं न्यूज़ फ्लो आता है तो इसमें थोड़ा बहुत सेल ऑफ मिलेगा, बट आई थिंक स्ट्रक्चरल ट्रेंड अभी भी इसमें बरकरार है। एंड इंट्राडे में थोड़ा बहुत हम लोग वापस एक बार हल्का सा लाख रुपए के नीचे आते हुए देख सकते हैं, बट मुझे एक डिसेंट करेक्शन यहाँ पे दिखने रहे करंट लेवल्स पे। मतलब आप बेच के चल सकते हैं 99,600 99,500 तक, मतलब 700-800 रुपए का जो आप गिरावट देख सकते हैं, बट आई थिंक स्ट्रक्चरल ऑप्टिमिज्म जो है वो आपको कंटिन्यू रहेगा इसमें, बिकॉज जब तक आपका चाइना यूएस का जो टैरिफ का जो एक एग्रीमेंट नहीं हो जाएगा तब तक कि अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट्स में बने रहेगा। एंड ओवरऑल जो जियो इकोनॉमिकल सेंस में अगर बात करें तो आई थिंक जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ही हाईली एलिवेटेड है और वो गोल्ड को एज ए सेफ हेवन कंटिन्यूसली मतलब डिमांड में रखेगा। एब्सोल्युटली। किशोर, जैसे आपने कहा कि 99,000 तक यहाँ पर प्राइसेस एक बार गिर सकते हैं। ये जो लास्ट हाफ है, सेकेंड हाफ है 2025 का, काफ़ी सारे बायर्स यहाँ पर हैं, शादी के लिहाज से, फेस्टिवल के लिहाज से भी डिप्स पे खरीदना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 99,000 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर बजट के बाहर है। तो किस तरह की रेंज अब यहाँ पर बन सकती है? अगर कोई डिप्स का इंतजार करे तो एक सपोर्ट लेवल कहाँ है? मनीषा, आई थिंक आज तक कभी प्राइस ने गोल्ड डिमांड को डिटर नहीं किया है। सो it is more when I see Indian wedding season demand is more like a consumption demand. So because it's like a essential commodity हो जाता है Indian markets में कि भाई अगर शादी है तो खरीदना ही है। गोल्ड में भी the only thing is that कि जो 10 ग्राम खरीदने वाले 8 ग्राम खरीदते हैं, 8 वाले शायद 6 ग्राम खरीदेंगे। सो लाइट वेट ज्वेलरी काफ़ी पॉपुलर कर दिया है मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी स्टोर्स। सो आई थिंक इट्स ओनली ग्रामेज का जो है वो थोड़ा कम पड़ता रहेगा, बट आई थिंक जो गोल्ड का रैली है इट्स अ सेल्फ प्रोपेलिंग रैली हो सकता है। सो बिकॉज दैट grammage reduction in the demand on jewelry front is compensated by the ETFs and the investment front actually. So actually eventually so वो है कि either the buyer is either an investor who is actually getting excited by the rally every day going on, every day new high, and on the other side is the जो consumption वाला demand है which is jewelry. There is a option of buying slightly lesser quantity, but the option of not buying is not there in Indian market at आई least. गेट दैट किशोर, लोग खरीदेंगे ही, लेकिन एक बेटर प्राइस अगर उन्हें कोई मिले तो वो क्या हो सकता है? मनीषा, इट्स आई डोंट थिंक ऐसा कोई बेटर प्राइस नहीं है। अच्छा। जब भी आपके पास पैसा है तभी खरीदे, जब भी आपको जरूरत है तभी खरीदना है। सो गोल्ड इज लाइक दैट। इट्स अ ट्रेमेंडसली डिफिकल्ट क्वेश्चन। किशोर, चांदी को लेकर अब यहाँ पर क्या व्यू है? क्योंकि कुछ बहुत मेटल्स में मुनाफा वसूली आई है, चांदी ने उसे वहां से लिया है। सिल्वर में आपको क्या लगता है 38 के नीचे के लेवल्स अब क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी देते हैं?
यस, आई थिंक सिल्वर में लगातार बाइंग अपॉर्चुनिटी से एवरी डिप इज सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आज भी हम्म। अगर इंट्राडे अगर गिरता है 1,13,000 1,12,500 के आसपास अगर गिरता है तो वहां पे इसमें खरीदारी करना चाहिए। आई थिंक आप इंट्राडे में ही आपको 1,14,000 देख सकते हैं। एंड अगर आपको आपके पास 1 महीना 2 महीने का अगर व्यू पॉइंट है, सो 1,20,000 1,25,000 के आसपास तक आपको अपसाइड मिल सकता है। इट्स a strong buy for second half of 2025. ऑलराइट, 1,13,000 के लेवल्स हैं। 1,16,17 का ऑल टाइम हाई चांदी बना चुकी है। 1,25,000 तक के लेवल्स किशोर को यहाँ पर एब्सोल्युटली इस साल में बनते हुए नजर आते हैं। राजेश रोकड़े जी, आपको इस चर्चा में शामिल करेंगे। और मैं हर बार जब आपके पास आती हूँ और ये दिवाली के आसपास का टाइम होता है तो मुझे लकी लक्ष्मी याद आती है, क्योंकि ये आप कैंपेन है जो पिछले कुछ सालों से यहाँ पर चला रहे हैं। हैविंग सेड दैट, जैसे किशोर कह रहे हैं कि शादियों की डिमांड तो आएगी ही, जो फेस्टिवल बाइंग है वो भी जो लोग अपना मन बना चुके हैं, अपनी बजटिंग कर चुके हैं, वो लेने के लिए आएंगे ही। आप किस तरह से ये कैलकुलेशंस बनता हुआ देख रहे हैं बाइंग के तौर पर कि कितना टनेज परहैप्स या कितना परसेंटेज इंक्रीज हम इस अगले 3-4 महीने में आता हुआ देखेंगे ज्वेलरी की तरफ? मनीषा जी नमस्ते। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि B2C में कोई भी बहुत ज़्यादा प्रमोशंस कोई काउंसिल करती नहीं है। और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल डोमेस्टिक मार्केट में पूरा ध्यान रखती है। और डोमेस्टिक मार्केट में किस तरीके से हमारे कस्टमर्स बढ़े, किस तरीके से हमारा प्रॉफिट बढ़े, किस तरीके से ग्राहकों को एक नई चीज़ मिले, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान होता है। और बेसिकली हम लोग ये दिवाली और वेडिंग सीजन के दरम्यान में ये प्रोग्राम लकी लक्ष्मी चलाते हैं। इस वजह से ग्राहकों को भी नई रेंज के साथ साथ दुकानों में जब एक फेस्टिव सीजन होता है तब कस्टमर ऑलवेज एक एक्सपेक्ट करते रहता है कि कुछ उन्हें गिफ्ट मिले, कुछ उन्हें एक ऐसा माहौल मिले जहां दुबई फेस्टिवल जैसा फेस्टिवल लगे। तो वो एक ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल अपना काम कर रही है। इस वजह से इसके पहले के जो हमारे अनुभव है लकी लक्ष्मी में वो बहुत ही बेहतरीन रहे। तो ओवरऑल अगर मैं सेल देखता हूँ लकी लक्ष्मी के कारण, तो जो नॉर्मल सेल होता है उससे 30-40% एक्स्ट्रा सेल ज्वेलर्स को मिलता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपको बताते समय मुझे खुशी भी हो रही है कि इंडिया के टॉप मोस्ट ज्वेलर्स जितने भी है करीब करीब वो सभी धीरे धीरे करके इसमें एनरोल हो रहे हैं। और हर शहर के जितने भी टॉप ज्वेलर्स है वो इसमें अपना नाम ऑलरेडी LOI दे चुके हैं। तो इस वजह से इस बार का लकी लक्ष्मी और भी बड़े पैमाने पे होने वाला है। और शायद इसके लिए खास बात ये भी है कि ग्राहकों का भी जो उत्साह है वो हम लोग पिछले साल देख चुके हैं। जब 75,000 के आसपास का दिवाली के समय का रेट था, आज 1 लाख रुपए एक बेस बन चुका है। तो कस्टमर का जो अट्रैक्शन है गोल्ड के लिए और करीब 25% से बड़ा है। तो इस वजह से ग्राहकों को भी खुशी मिलती है कि ऐसा कोई फंक्शन या ऐसा कोई ऑकेजन या फेस्टिवल के साथ साथ एक लकी लक्ष्मी मिलता है साथ में। तो एक थोड़े उन्हें भी एक बहुत अट्रैक्ट करता है। और यही GSC इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। ऑलराइट। और जैसे आपने कहा, एक्सपेक्टेशन है कि 30 से 40% ज़्यादा पिछले हाफ के जैन टू जून के मुकाबले शायद यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड जैन टू जून क्लियरली एक लो बेस है, क्योंकि खरीदारी यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर ही रही है। राजेश जी, अब जैसे आपने कहा, नए थीम्स, नए डिज़ाइंस, नए ऑफर स्कीम्स यहाँ पर हम आता हुआ देखेंगे आने वाले कुछ समय में। किस तरह से कैंपेन्स हैं यहाँ पर, वन, और दूसरा किन चीज़ों का है? जैसे अभी किशोर हमें कह रहे थे लाइट कैरेटेजेस, लाइट वेट, इस तरह की ज्वेलरी अब यहाँ पर ज्यादा बनने लगी है। तो क्या ये पूरा एक ध्यान है क्रॉस सेक्टर? बिल्कुल मनीषा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और किशोर जी भी जो कह रहे थे बिल्कुल मैं सहमत हूँ उनके बातों से। ओवरऑल इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंजम्पशन अगर कंज्यूमर के तौर देखा जाता है तो इंडिया को देखा जाता है। और भारत में हर 100 किलोमीटर के बाद एक अलग पद्धति होती है, अलग मतलब भाषा अलग होती है। उसी तरीके से उनका पहनावा अलग होता है, उसी तरह के उसकी ज्वेलरी भी पसंद अलग होती है। आपने देखा होगा हाल ही में 9 कैरेट को इंट्रोड्यूस किया गया है BIS की तरफ से। इस वजह से भी डीप पॉकेट जिनका नहीं है उन्हें एक फ्रेंडली पॉकेट साइज के हिसाब से 9 कैरेट की ज्वेलरी अवेलेबल है। सेम वैसे ही जो हमारे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर कोई ज्वेलरी बिकती है तो वो चेन और मंगलसूत्र है नॉर्मली। तो वो उसमें काफी ज्यादा ह्यूज रेंज बन चुकी है। और अभी आप मतलब मैं तो इंडस्ट्री में इस बार देख रहा था कि 24 कैरेट के जो ज्वेलरी है वो भी अभी इसमें इंट्रोड्यूस हो चुकी है। कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें 995 प्योरिटी का भी ज्वेलरी मिले, तो वो भी इस बार की इंट्रोडक्शन नया। तो मतलब 9 कैरेट टू 24 कैरेट सभी टाइप की ज्वेलरी सब सेक्टर के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। और विशेष तौर पे मतलब गोल्ड के लिए तो अभी इतने ज्यादा कलरफुल हो चुके हैं। पहले सोना मतलब केवल पीला कलर ही सोचा जाता था,
कि येलो कलर मतलब गोल्ड, लेकिन अभी गोल्ड में भी मल्टी कलर आने लग गया है। व्हाइट गोल्ड पहले पसंद किया जाता था, अभी रोज गोल्ड आ गया है, और भी दूसरे कलर्स गोल्ड में सिलेक्ट करने वाले कस्टमर्स भी रेडी हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू अटायर, कई बार जो महिलाएं होती हैं उन्हें फंक्शन के हिसाब से, अपने ट्रेंड के हिसाब से अपने नई नई ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद आती है। और पहले लोग सिर्फ ज्वेलरी तिजोरी में या ऑकेजनली पहनने के लिए या कभी फंक्शंस में पहनना ऐसा रहता था, लेकिन डेली यूज के लिए भी अभी ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग, और डेली उसे पहनते भी है, क्योंकि अभी ये एक फैशन बन गया है कि ज्वेलरी में अकॉर्डिंग टू अटायर ज्वेलरी पहनना। तो ये एक चेंज इंडिया में आया हुआ है, और जेंजीज काफी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं अभी। एब्सोल्युटली। एक जो लेटेस्ट होर्डिंग्स यहाँ पर सब जगह लगी हुई हैं वो ये है कि ज्वेलरी जो आपके लिए है, आपके लॉकर के लिए नहीं, तो वो क्लियरली एक चीज़ है जो यहाँ पर ज्वेलर्स काफ़ी स्ट्रांगली देख रहे हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए भी। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर गोल्ड सिल्वर की, लेकिन किशोर, जिस तरह से हमने क्रूड ऑयल प्राइसेस में पिछले हफ्ते 4.5-5% की गिरावट देखी थी, और इस हफ्ते थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट है और कुछ पॉजिटिव क्यूज़ भी आ रहे हैं, क्योंकि यूएस रशिया पे कोई भी यहाँ पर सैंक्शंस नहीं करेगा जब तक दोनों की बातचीत जारी है, जो शायद 15 अगस्त को हम और कुछ सॉलिडिफाई वहां से होता हुआ देखें। एंड देन यूएस एंड चाइना का भी ट्रूस 90 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये दो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा हमने इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ में आता हुआ देखा है। क्रूड एट करंट लेवल्स कैसे आप ट्रेड करना चाहेंगे? यस मनीषा, आई थिंक जैसा आपने बताया कि यहाँ पे अगर पुतिन एंड यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में अगर समझौता होता है, कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं कि जहाँ पे यूक्रेन में डेवलपमेंट्स होते हैं, तो देन इट विल बी अ सिग्निफिकेंट ट्रिगर फॉर सेल ऑफ इन ऑयल, एंड देन वो फर्दर सैंक्शंस भी या कुछ लिफ्ट करते हैं या कुछ रशियन ऑयल को अलाउ करते हैं। सो ये सारे जो है एज ऑफ नो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, सो ना कोई इसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि क्या होगा, बट मार्केट इसको थोड़ा बहुत प्राइसिंग करके बैठे हैं। एंड जो 5% जो डिक्लाइन हमने पिछले हफ्ते देखा है उसमें काफ़ी हद तक इस सिनेरियो को प्राइस इन किया है। थिंग इज कि यहाँ से खराब हो सकता है कि अगर नहीं है, अगर कुछ मामला बनता नहीं है और ट्रम्प फर्दर थ्रेटन करते हैं कि फर्दर सैंक्शन से, या जिन लोग रशियन ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर अगर एडिशनल सैंक्शंस का अगर बात करते हैं, देन मार्केट थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, देन एक शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हो सकता है। सो इंट्राडे के लिए तो यहाँ पे मैं बिकवाली का राय अपनाऊंगा। 5650 के आसपास यहाँ पे इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। 5500 तक भी डाउनसाइड है, $1-1.5 डाउनसाइड है यहाँ पे। सो बोथ नेचुरल गैस एज वेल एज क्रूड, दोनों में एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे बिकवाली का राय रहेगा। किशोर, एक फाइनल क्वेश्चन ये मेटल्स पर है, और हमने कुछ बहुत तेजी यहाँ पर बनते हुए देखी है। एल्यूमिनियम, जिंक सपोर्टेड हैं, बेटर गेन्स यहाँ पर स्टील और आयरन ओर में आए हैं, और कॉपर में जो वो भारी मुनाफा वसूली आई थी उसके बाद कुछ सपोर्ट यहाँ भी बन रहा है। 0.5% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार, क्या यहाँ पर एक बाइंग रिकमेंडेशन है? यस, अगेन यहाँ पे जो चाइनीज मार्केट रिकवरी, चाइनीज डिमांड रिकवरी एंड सम ऑफ द रीस्टॉकिंग इन्वेंट्रीज है। सेकंड इज दैट कि शंघाई इन्वेंट्रीज काफ़ी हद तक आई थिंक 2-3% लास्ट वीक भी इसमें डाउन हुआ है। एंड ओवरऑल देयर इज अ सेंटिमेंट विच इज पॉजिटिव। एंड अगर यहाँ पे कहीं पे भी ये सैंक्शंस को लेकर और ये टैरिफ्स को लेकर कहीं पे भी डील बनता है, दैट विल बी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव। सो एज ऑफ नाउ इसमें मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें रेंज बाउंड मार्केट एंटिसिपेट कर सकते हैं। इफ आई टू पिक समथिंग आउट ऑफ द बेस मेटल्स, प्रॉब्ली एल्यूमिनियम पिक करूंगा आज के लिए। 252 के आसपास मैं एल्यूमिनियम का खरीदारी का सलाह दे सकता हूँ। 249 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, ऊपर में 254 255 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। अगर सेकंड बेस्ट होगा तो जिंक हो सकता है, इवन जिंक इज अ बाय। सो एल्यूमिनियम एंड जिंक कुड बी बेटर पिक्स आउट ऑफ दिस एंटायर पैक। ऑलराइट, तो बाइंग रिकमेंडेशन वहाँ पर एल्यूमिनियम और जिंक में आती हुई। किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर सोयाबीन्स की। सोपा के ईडी DN पाठक होंगे हमारे साथ।
देश में सोयाबीन की बुआई 8 अगस्त तक 5% घटी है। वहीं ट्रंप ने चाइना से कहा है कि वो अमेरिका से सोयाबीन की खरीदारी बढ़ाए। बाजार इसे कैसे देखता है, बताने के लिए हमारे साथ सोपा के ईडी डीएन पाठक हैं। मिस्टर पाठक नमस्कार। सबसे पहले तो भारतीय बुआई के नंबर्स अब धीरे धीरे कुछ कम लगने लगे हैं, कैसे देखते हैं आप ये 5% की गिरावट? बुआई के नंबर असल में कम है क्योंकि अभी हमारी टीम जो फील्ड में है उनसे इनिशियल रिपोर्ट जो आ रही है वो ये है कि मक्के में जो शिफ्ट हुआ है खासतौर से मध्य प्रदेश में वो हमारी उम्मीद से ज्यादा है। महाराष्ट्र में इंटरक्रॉपिंग भी अच्छी है। तो जो बुआई के नंबर हैं मुझे लगता है अब अभी एक्चुअल नंबर हम बताएंगे अभी जब मेरी टीम्स आ जाएंगी रिपोर्ट हम कंपाइल करने, लेकिन असल में बुआई के नंबर्स पिछले साल के मुकाबले डेफिनेटली कम है। कितने कम है ये अब बताएंगे क्योंकि हमारा सैटेलाइट सर्वे भी अभी शुरू हो गया है, तो जैसे ही पास मिलता है अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन बुआई के नंबर कम है, इसमें कोई शक नहीं है। और डेफिनेटली सोयाबीन की प्रोडक्शन फिर अगर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी तो पिछले साल के मुकाबले कम रह सकती है। अभी एक्चुअल फिगर देना मुश्किल है क्योंकि अभी 70-80 दिन हैं क्रॉप को आने में, और वेदर कैसे प्ले करता है, बारिश कितनी होती है, कहीं मॉइस्चर स्ट्रेस तो नहीं, ये सब देखने के बाद ही पता लग पाएगा कि प्रोडक्शन कितनी रहेगी। मिस्टर पाठक, डोमेस्टिक में ओवर सप्लाई है, भाव एमएसपी के नीचे हैं, इंपोर्ट्स फिर भी लगातार जारी हैं। आप कहेंगे एक मेजर शिफ्ट चाहिए जहां तक खाने के तेलों की बात है इन सेंस ऑफ पॉलिसी? मेजर शिफ्ट चाहिए सेंस ऑफ पॉलिसी। आई थिंक ये मेजर शिफ्ट तो बहुत साल से चाहिए था हमेशा कि हमने अपनी तेल पे ध्यान दिया होता कि कितना तेल का इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, तो और एमएसपी लगातार हर साल बढ़ रही है, तो सरकार की पॉलिसीज में कुछ डेफिनेटली मेजर शिफ्ट की जरूरत है। और वो मुझे लगता है जैसे सेल्फ सर्विसेज की जो हम बात कर रहे हैं उस पर ही मेजर शिफ्ट होना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई प्राइस देनी पड़े। किसान को ये लगना चाहिए कि उसको ऑयल सीड उगाने में फायदा है। एरिया शिफ्ट के लिए काम करना चाहिए जो कि अभी भी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारा एरिया ऑयल सीड में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी भी धान और गेहूं में लगे हुए हैं क्योंकि वहां पे एश्योर्ड प्राइसिंग है। तो पॉलिसी में मेजर शिफ्ट की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। वो देखिए कब आता है, और जैसे नेशनल मिशन बन गया है उस पर काम चल रहा है, शायद उससे कुछ ऑयल सीड की प्रोडक्टिविटी में कुछ इजाफा होगा, तो अपने आप वी हैव टू वेट एंड वॉच। ये जो यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से चाइना को कहा गया है कि हमसे सोयाबीन खरीदो, इसके क्या रेपरकशंस या क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप ग्लोबल मार्केट्स में? देखिए चाइना का इंपोर्ट 100 मिलियन 105-110 मिलियन के आसपास होता है, और वो उसका मेजर सप्लायर पिछले 4-5 साल से ब्राजील है, करीब 65-70%। अमेरिका का एक्सपोर्ट चाइना को पिछले सालों में 22 मिलियन 25 मिलियन टन रहा है। ट्रंप साहब कहते हैं कि 104 गुना कर दीजिए, पहले तो उनके पास इतना है नहीं 4 गुना करने के लिए। और अगर ऐसा हुआ भी तो ये ट्रेड शिफ्ट होगा, सिर्फ कहां से कहां जाएगा। टोटल जो ओवरऑल डिमांड सप्लाई है प्राइसेस उस पर निर्भर करती हैं। अगर चाइना यूएसए से सारा लेने लगेगा तो ब्राजील के पास सरप्लस हो जाएगा। ब्राजील से लेता है तो ओवरऑल जो डिमांड सप्लाई है उसको देखते हुए ट्रंप साहब के कहने से या कोई ट्रेड शिफ्ट हो सकता है। प्राइसेस पे बहुत ज्यादा फर्क तभी पड़ेगा जबकि डिमांड सप्लाई में फर्क हो, यानी कहीं सोयाबीन की क्रॉप खराब हो। डिमांड कोई अचानक बढ़ने का कोई ऐसा नहीं है, एकदम डिमांड बढ़ जाएगी 8-10-15-20%। और सोयाबीन की प्रोडक्शन वैसे भी बहुत पिछले हर साल में बढ़ती जा रही है, तो ओवर सप्लाई डेफिनेटली है सोयाबीन में। अब ट्रंप साहब क्या करेंगे ये नहीं मालूम है, और चाइना उनकी बात कितना मानता है ये भी नहीं मालूम है। मुझे लगता है कि शायद चाइना विल नॉट रिलेंट, वो अपनी जो, क्योंकि ये गिव एंड टेक है, एक दूसरे को नेगोशिएट कितने स्ट्रांगली कर सके उसके ये पोस्चर्स हैं, डिपेंड करेगा। जी हाँ। मिस्टर पाठक, इंडिया में जब हम सोयाबीन की बात करते हैं तो वो दो चीज़ें तो है ही कि इस बार बुआई कम है और दूसरा एमएसपी के बहुत नीचे हैं। तीसरी बात यहाँ पर ये भी है कि फेस्टिवल के लिए क्या यहाँ पर पर्याप्त है, क्या यहाँ पर हम कुछ सपोर्ट आता हुआ देखेंगे? और दूसरा ऑफ कोर्स क्योंकि सोयाबीन काफ़ी लोगों को लगता है कि इंडिया और यूएस के जो ट्रेड कॉन्वर्सेशंस हैं वहाँ भी कहीं अटका है। अब सोयाबीन इंडिया और यूएस के ट्रेड कन्वर्सेशन में अटका ही रहेगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल बहुत साफ शब्दों में पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल दिया है कि हम अपनी क्रॉप से फार्मर के उससे समझौता नहीं करेंगे। सोयाबीन की जो खेती है क्रॉप यूएस में पूरी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, अगर हम उसको वहां से नहीं आने देंगे तो हमारे किसानों को फायदा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, उस डायनेमिक से, क्योंकि अगर सोयाबीन इंपोर्ट नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सोयाबीन का तेल हम इतना सारा इंपोर्ट कर ही रहे हैं। जहां तक सप्लाई का सवाल है और फेस्टिवल सीजन का सवाल है तो देयर इज इनफ, काफी सारा वर्ल्ड में तेल है।
तो तेल की कमी कहीं नहीं होने वाली है। सिर्फ प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन तेल की कमी नहीं है, सप्लाई में कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। मिस्टर पाठक, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। माफ कीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फिलहाल सोयाबीन में यहाँ पर लेके अटकी हैं। बुआई के नंबर्स 5% गिरे हैं और जैसे मिस्टर पाठक हमें बता रहे हैं कि वो इलाका शायद यहाँ पर मक्के की तरफ गया है, पॉलिसी में शिफ्ट है। ये बातचीत हम लगातार काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन या और ग्राउंड नोटिफिकेशन यहाँ पर कुछ भी आना बाकी है। चाइना कैसे खरीदता है, सोया तेल के इंपोर्ट्स हम कैसे देखते हैं, फेस्टिवल डिमांड कैसी रहती है, ऑफकोर्स ये काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं जिन पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।